अपना जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। यानी हम इस पे जो बात करेंगे वो भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे। ये संवैधानिक विकास वाला टॉपिक कई सिलेबस में तो सीधा सा जुड़ा रहता है, और कईयों में कई बार इससे इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं संवैधानिक विकास से रिलेटेड। पूरे संवैधानिक विकास को सरल तरीके से समझने के लिए दो भागों में अपन इसको बांट लेते हैं। पहला कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। कंपनी का शासन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया, यानी शासन उसके अधीन था। तो वो था 1773 से लेकर के अपन 1858 तक के जो एक्ट पढ़ेंगे वहाँ तक अपन देखेंगे कंपनी है 1773 से 1858 तक। 1858 यानी 57 की क्रांति के बाद में 1858 का जो एक्ट आता है वहाँ से भारत पर कंपनी के शासन खत्म हो जाता है, और कंपनी के शासन की जगह भारत पर जो ब्रिटिश ताज है उसके शासन की शुरुआत हो जाती है। वो 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश ताज के अधीन माना जाता है। तो दो भागों में इसको बांट के अपन पढ़ते हैं, और इस यात्रा में अपन ये भी देखेंगे कि जो कंपनी का शासन है वो शुरू में कंपनी पावरफुल थी, धीरे धीरे कंपनी के पर कतरना शुरू कर दिया ब्रिटिश संसद ने, और लास्ट में जाकर के नाम मात्र की सी रह गई थी, और फिर 1858 के एक्ट के द्वारा उसको विधिवत रूप से खत्म कर दिया गया। इस तरह पूरी की पूरी जो यात्रा है इसको दो भागों में बांट कर अपन पढ़ते हैं। पहली जो यात्रा है उसमें सबसे पहला जो एक्ट है वो है 1773 का। 1773 का इसको अपन रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे ही नाम से ये लिखा हुआ है रेगुलेट करना, यानी यहाँ पर पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के बारे में सोचा गया। यानी कंपनी को नियंत्रण करने के बारे में, विनियमित करने के बारे में कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोचा गया। ऐसा क्यों सोचा गया? क्योंकि देखिए भारत में कंपनी आई, आकर के कंपनी ने अपना धीरे धीरे भारत पर धीरे धीरे रेवेन्यू पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा करप्शन किया, और कंपनी कंट्रोल में नहीं थी किसी के भी। ठीक है ना, एक तरह से ये कहो कि वहाँ से ये लोग आते ब्रिटेन से और यहाँ पर आकर के बोरे भर करके बहुत सारा पैसा ले जाते, वहाँ वो एक लग्जरी लाइफ जीते। उस लग्जरी लाइफ से और लोग भी तो परेशान होते, उन्होंने देखते कि यार है क्या ऐसा। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आवाज़ें उठने लगी कि इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र था, संसद थी, तो संसद में आवाज़ें उठने लगी। ठीक है, और दूसरा यानी कंपनी पर जो भ्रष्टाचार हुआ, शोषण हुआ, कुप्रशासन कंपनी के द्वारा जो किया गया उनका धीरे धीरे ब्रिटेन में प्रचार होने लगा। इसके आधार पे कंपनी पर कंट्रोल करना आवश्यक हो गया। तो कंपनी पर कंट्रोल के लिए जो पहला एक्ट लाया गया रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसी नाम इसका नाम क्या, रेगुलेटिंग एक्ट है। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो पहला एक्ट लाया गया उसी का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इस एक्ट में क्या क्या किया गया, देखिए इस एक्ट में आप थोड़ी सी भूमिका को पढ़ते हुए अपन साथ में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इस एक्ट को समझ पाएंगे। इस एक्ट का पहला प्रोविज़न, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी इसके पद को बढ़ा दिया गया। बंगाल का गवर्नर जो था इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि उस समय तीन प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, तीनों के अलग अलग कार्य थे, तीनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, मतलब तीनों अलग अलग तरीके से काम करते थे। यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाने का मतलब हुआ कि जो बाकी प्रेसिडेंसियाँ थी उसको इसके अधीन कर दिया गया। यानी भारत में एक तरह से केंद्रीकरण, जो शासन था, केंद्रीय शासन था, उसकी शुरुआत हो गई, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई। यानी कि सारे के सारे जो पावर थे एक ही जगह सेंट्रलाइज कर दिए गए। इसलिए भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत के बारे में माना जाता है। तो पहला जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट को ही माना जाता है। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे देखिए जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया। अब गवर्नर जनरल बनाने से यानी उसको जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी उसको उसके अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियाँ थी उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फिर यह देखा गया कि यार ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहीं ये तो अकेला तानाशाही नहीं बन जाए, तो इसकी तानाशाही को रोकने के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद इसके साथ बना दी गई। 4 सदस्यीय एक परिषद बना दी गई। अब ये सदस्य जो 4 सदस्यीय परिषद थी ये गवर्नर के साथ मिलकर के निर्णय लेती, और निर्णय हमेशा बहुमत से लिए जाते। समझिए, 4 सदस्यीय परिषद में 4 लोग आ गए, एक गवर्नर हो गए, टोटल हो गए 5।
अब निर्णय बहुमत से ले जाएंगे, यानी जहाँ पर भी 3 वोट, हम चारों में भी से किसी 3 लोगों ने वोट दे दिया तो वो निर्णय हो गया, चाहे गवर्नर चाहो या मत चाहो। यानी यहाँ पे गवर्नर को भी पावरफुल नहीं बनाएगा। गवर्नर को ये जरूर कहा गया है कि मत बराबर होता है, यानी 2-2 वोट आ जाते हैं तो आप कास्टिंग वोट जरूर डाल सकते हो, लेकिन गवर्नर को यहाँ पावरफुल नहीं बनाया गया, परिषद के साथ पावरफुल बनाया गया, ताकि उसका जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक रखा गया इनके द्वारा, कि ताकि गवर्नर अकेला पावरफुल नहीं बन सके। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर अपन देखते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात देखते हैं, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, ठीक है, ये तो फैक्चुअल चीज़ हो गई। अब बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया तो बम्बई व मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, डेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, जो मैंने बोला कि अधीन कर दिया गया। यानी एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ये परिषद क्यों बनाई गई, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए ये 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। और इसमें जो निर्णय था, निर्णय वो लिए जाते थे बहुमत से, और गवर्नर को कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया। कास्टिंग है निर्णायक मत, वोट, वोट का अधिकार दिया गया। यानी यदि मत विभाजन बराबर हो जाता है तो गवर्नर कास्टिंग वोट डाल सकता है। तो हालांकि ये 3-4 आप किताबों में पढ़ते हो तो ये 3-4 अलग अलग जगह लिखी हुई है, मैंने इनको एक ही जगह समेटने का प्रयास किया कि बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बना देगी। इस परिषद में निर्णय कैसे बहुमत से ले जाते थे, और गवर्नर को कास्टिंग वोट डालने का अधिकार दिया गया। फिर इसको गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसका मतलब बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनको कहाँ रखा गया, इसके अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके बाद में इसमें दूसरी चीज़ जो परिवर्तन हुआ वो देखते हैं 1773 के एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये हुआ 1774 में स्थापित हुआ, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं था, देखिए फिर से समझिए, क्योंकि ये भी ब्रिटेन के अधीन ही था, इसके विरुद्ध भी प्रीवी काउंसिल में ब्रिटेन में जाकर के अपील की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या थे कि कंपनियों के, अभी अपन ने बात की थी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के, कुशासन के इनके आरोप लगे थे, तो उनसे संबंधित यदि कोई मामला आता है तो उस मामले को पहले ब्रिटेन में सुना जाता था, फिर इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती थी तो कुछ होता नहीं था। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड मामलों को सुनने के लिए यहाँ पे कलकत्ता में क्या बनाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में का स्ट्रक्चर जो था, इसकी संरचना जो थी, उसमें 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, और 3 क्या हो गए, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। तो यानी इसकी जो संरचना थी उसमें 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, कई बार फैक्चुअल में पूछ लिया जाता है, तो वो थे एलिजा इम्पे। यानी जो फर्स्ट थे वो थे एलिजा इम्पे। तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, एलिजा इम्पे। तो पहला गवर्नर को गवर्नर जनरल, उसमें 3-4 जो प्रोविजन थे वो एक साथ याद हो जाएंगे। दूसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो दूसरा आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तीसरा, कंपनी का जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। निदेशक मंडल से रिलेटेड क्या परिवर्तन हुआ, निदेशक मंडल। देखिए ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप याद करते हो उसका एक कीवर्ड पकड़िए। ठीक है ना, पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा क्या हो गया, निदेशक मंडल। निदेशक मंडल में 2 चीज़ें की गई कि निदेशक मंडल जो भी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिनको कहते हैं, उनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष था पहले, उससे बढ़ा करके उसको 4 वर्ष कर दिया गया। एक तो ये परिवर्तन हुआ। निदेशक मंडल क्या होता है, जो कंपनी को चलाने वाला एक बोर्ड होता है, जो कि कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, अंतिम निर्णय, सुप्रीम निर्णय जो है वो वही लेता है, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
ठीक है। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था यानी निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल में परिवर्तन ये हुआ कि जो निदेशक मंडल के सदस्य थे जिनका कार्यकाल पहले 1 वर्ष होता था उसको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया, और हर साल 1/4 सदस्य रिटायर्ड होंगे, हर वर्ष 1/4 सदस्य क्या होंगे इसमें रिटायर होंगे। ये दो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब तीसरा जो है कि यहाँ पे ये किया गया कि हमने शुरू में ये देखा था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भारतीयों से बड़े बड़े उपहार लिया करते थे राजाओं से। तो यहाँ पर ये प्रोविजन इसमें जोड़ दिया गया कि कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी ज़रूर बढ़ा दी गई, भाई आपको और हम दे देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से नहीं लोगे। तो कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। तो चौथा प्रोविजन ये था, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी लेने पर को प्रतिबंधित कर दिया गया, ऐसे लिख देते हैं, प्रतिबंधित कर दिया गया। ये दूसरा परिवर्तन हो। तो ये चार आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ध्यान रखोगे, कहानी की तरह देखोगे क्यों आए थे। अब इसी पे है ना 1773 पे, उसी पे अगला एक्ट खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसी की कुछ कमजोरियां होंगी, उसी के आधार पे अगला एक्ट खड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक तरह से अपन कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो है वो ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के प्रशासन को नियंत्रण करने का प्रयास किया। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला प्रयास, वैसे भी याद रह जाएगा, नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है। तो पहली बार कंपनी के शासन को रेगुलेट करने का ब्रिटिश संसद का जो प्रयास था, उसी का नाम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। फिर इसके बाद में दूसरा एक्ट पढ़ते हैं अपन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सॉरी 1784 का पिट्स, इससे पहले एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आता है 1781 का, ठीक है ना, तो उसका नाम ध्यान रख सकते हो आप, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्यों आया? अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें वहाँ पे समस्या हुई। एक तो समस्या हुई कि गवर्नर और जो कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट बना था, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया, क्योंकि दोनों के क्राइटेरिया क्षेत्र फिक्स नहीं किए गए, तो दोनों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न होने लगा। तो एक तो ये हुआ, तो इस तरह से, क्योंकि क्या होता है, एक्ट तो बना दिए गए, लेकिन गवर्नर का क्या क्षेत्र होगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्र होगा ये डिसाइड नहीं किए गए। जब ये डिसाइड नहीं किए गए तो एक दूसरे के क्षेत्रों में ओवरलैपिंग हो गया, तो एक तरह से दोनों के बीच में स्थापित हो गया। दूसरा ये था कि सरकार अब धीरे धीरे, जो ब्रिटिश सरकार थी वो धीरे धीरे कंपनी पर अपना और भी ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करना चाह रही थी, यानी कंपनी को और ज़्यादा नियंत्रित करना चाह रही थी। ये तो एक शुरुआत थी 1773 तो, लेकिन इसके बाद में लगातार उसको और ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश संसद में ये बातें हो रही थी। आप देखिए, एक व्यक्ति बाहर जाता है और इतना पैसा कमा के लाता है, इतना पैसा कमा के लाता है, फिर वहाँ जा कर के वो उन पैसों की बदौलत उनके दम पर सांसद भी बन जाता है, उनके दम पर आप ज़िंदगी को एक बहुत लग्जरी लाइफ जीता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ विरोध क्यों नहीं होगा? तो ये विरोध ऐसा थोड़ी था कि एक एक्ट आने के बाद ख़त्म हो गया, तो वो विरोध चल रहे थे। तो उनके ही आलोक में ये नया एक्ट आता है, कुछ और परिवर्तन के साथ, कंपनी पर कुछ और कंट्रोल के साथ, और 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई हो तो उनमें और सुधार करने के लिए 1784 का एक्ट आता है, ठीक है ना। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। पहली चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड जिसको कहते हैं, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की स्थापना यहाँ पे की जाती है। यानी अब ये हो गया कि कंपनी का एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर कंपनी का होता है, वो निदेशक मंडल होता है जो इस कंपनी को चलाता है। अब यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बना दिया गया, वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति है ना ब्रिटिश संसद के द्वारा, इसमें जो भी सदस्य आएंगे उनकी नियुक्ति जो है वो ब्रिटिश संसद करेगी, यानी ब्रिटेन ब्रिटिश संसद करेगी। अब आप सोचिए यहाँ पे
यानी कोई सदस्य जो ब्रिटिश संसद नियुक्त करेगी, तो वो सदस्य उत्तरदायी किसके प्रति होगा? ब्रिटिश संसद के प्रति होगा, कंपनी के प्रति नहीं होगा। एक तो ये हो गया। और नाम ही इसका नियंत्रण है, यानी इसका उद्देश्य ये था कि कंपनी पर और ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करना है, ताकि कंपनी को और रेगुलेट किया जा सके, कंपनी को और भारत के मतलब ब्रिटिश संसद के अधीन किया जा सके, कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया जा सके। तो इस बोर्ड ऑफ जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसकी नियुक्ति तो ब्रिटिश संसद के द्वारा की जाती है, इसके सदस्यों की नियुक्ति। और इसमें जो सदस्य थे वो थे टोटल 6, ये ध्यान रख लेना, इसमें 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 6 सदस्यों में पहला जो सदस्य था वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता था। पहले सदस्य का नाम था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, पहला सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेकर। दूसरा इसमें सचिव ऑफ स्टेट, यानी स्टेट्स भारत सचिव, जिसको अपन सचिव ऑफ स्टेट कहेंगे बाद में, भारत सचिव तो अपन बाद में पढ़ेंगे उसको। सचिव ऑफ स्टेट यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सचिव ऑफ स्टेट। और 4 अन्य सदस्य। तो कई बार बहुत डिटेल से पूछ लिया जाता है, तब अपन को ध्यान में रखना कि इसके बोर्ड का स्ट्रक्चर ये था, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के मामलों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना, इसका उद्देश्य रखा गया। इसको कहा गया कि आप भारत से संबंधित मामले हैं, भारत के मामलों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। देखो, ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसके अधीन बहुत सारे देश उसके अधीन थे, तो हर देश के लिए अलग अलग ऐसे कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनके द्वारा स्थापित किए जाते थे। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के अधीन बहुत सारे आज के देश थे, जिनको अपन कहते हैं, ऐसे कहते हैं ब्रिटेन का सूर्योदय, मतलब सूर्यास्त नहीं होता कभी भी। इसका मतलब हुआ कि हर जगह उनके देश थे, उनके अधीन देश थे, उनके उपनिवेश थे। तो हर उपनिवेश पर कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनके द्वारा बनाया जाता था। तो ऐसा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत पर बनाया गया, और इसको कहा गया भारत से रिलेटेड मामले, आप देखोगे भारत पर से रिलेटेड मामलों पर आपको पूरी पावर दी जाती है। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं अपन, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। जो अपन द्वैध शासन प्रणाली, इसको अपन देख लेते हैं। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यहाँ पे प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन को अपन इंग्लिश में डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस द्वैध शासन प्रणाली में ये कहा गया कि भाई कंपनी में 2 चीज़ें आ गई। अब जो है वो 2 भाग हो गए यहाँ पे भारत के लिए। एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। और एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये 2 चीज़ें हो गई। अब ये कहा गया कि भाई साहब आपके काम विभाजित कर देते हैं। कल को आप ये कहोगे कि भाई हमें भी ओवरलैपिंग हो गई, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के कार्यों के बीच में ओवरलैपिंग हुई, ऐसे हमारे कार्यों के बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं हो। तो इसके लिए क्या किया गया कि इनको ये कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो निदेशक मंडल है, ठीक है ना, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कह सकते हैं, बोर्ड की जगह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। इसको तो ये कहा गया कि भाई आज से आपका एक ही काम है कि आप व्यापारिक कार्यों पे अपना ध्यान रखो, कमर्शियल जो फंक्शन है उन पर आपका काम है और कुछ भी नहीं। व्यापारिक कार्य आपके अधिकार में, व्यापारिक कार्य आपको देखना है कि कंपनी, जो आपकी कंपनी है वो भारत के साथ किस तरह से व्यापार करे, आप कैसे व्यापार बढ़ा सकते हो, व्यापार में और क्या क्या कर सकते हो। केवल और केवल आपका काम है व्यापारिक कार्यों को देखना। अब आपको व्यापारिक के अलावा अन्य कार्यों की तरफ नज़र भी नहीं मारनी है, क्योंकि और कार्यों के कंट्रोल के लिए हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया है, जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं पॉलिटिकल मामलों को देखेगा, नीतिक कार्य, यानी प्रशासनिक, राजनीतिक, सैन्य, सब कुछ तो दे दिया किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को।
चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सैन्य हो, इनको ये कहा गया कि आपका काम केवल व्यापारिक कार्यों से रिलेटेड है, आप केवल ट्रेड करो, कॉमर्स करो, इसके अलावा आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप किधर इधर से उधर नहीं देखोगे, बाकी सारे कार्य है वो हम देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इस तरह से भारत में द्वैध शासन हो गया, यानी एक शासन जो है, दोहरा शासन हो गया ना, ड्यूअल सिस्टम। तो एक सिस्टम जो है वो व्यापारिक कार्य देख रहा है, दूसरा सिस्टम अन्य सभी कार्यों को देखने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है। तो इस तरह भारत में दोहरी शासन प्रणाली है वो शुरुआत होती है पिट्स इंडिया एक्ट में भी शुरू होती है, ठीक है ना। और पहली बार इस एक्ट में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, यानी भारत में, ऐसा नहीं पूरे भारत ही, अभी ये जो एक्ट बने बने हैं, इन एक्टों का जो प्रभाव है, इसका मतलब ये मत समझना ये पूरे भारत पर है, नहीं। अभी ये एक्ट है जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, जो जो ब्रिटेन के अधीन वाले क्षेत्र हैं उन पर ये प्रभाव है। तो जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, अब उन क्षेत्रों को पहले तो कंपनी के क्षेत्र कहा जाता था, अब पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार यहाँ पे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। ये आप ध्यान रखना कि किस एक्ट के द्वारा कहा गया, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्रों का। बाकी चीज़ें वैसे ही रही, कंपनी पे कंट्रोल था, भारत पे कंट्रोल और ब्रिटेन का। देखिए धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाती जाएगी सरकार, तो ब्रिटिश सरकार है वो अपना कंट्रोल लगातार हर एक्ट में और ज़्यादा मजबूत करती जाएगी। तो एक कॉमन सा पॉइंट है जो अपन को ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि कंपनी जो है ना, अब एक ट्रस्टी बन गई, एक ट्रस्टी संस्था बन के रह गई। पहले कंपनी ही सब कुछ थी, लेकिन इस एक्ट ने कंपनी को क्या कर दिया गया, एक ट्रस्टी संस्था बना दिया गया, ठीक है ना। केवल नाम मात्र की संस्था रही और असली जो नियंत्रण है वो ब्रिटेन सरकार के पास यहाँ से ही चला गया। लेकिन उसकी विधिवत जो खत्म है, कानूनन जो वो खत्म होता है कंपनी का शासन, वो 1858 के एक्ट के द्वारा होता है। उससे पहले तक कंपनी चल रही है, लेकिन यहाँ से कंपनी को एक ओनली व्यापार तक सीमित कर दिया गया, बाकी सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने रख लिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, ब्रिटिश सरकार। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, ब्रिटिश सरकार। इसका मतलब हुआ कि भारत पर यहीं से ब्रिटिश सरकार का शासन हो जाता है, कंपनी नाम मात्र के बैठी रहती है। अब ब्रिटिश सरकार, अब यहाँ से देखिए, आप कंपनी को केवल व्यापारिक कार्य दे रहे हैं ना, अब व्यापारिक कार्यों से भी धीरे धीरे कंपनी के कार्यों को, व्यापार को भी, एकाधिकार को खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ ताकि आगे समझने में और भी मजा आएगा आपको। यहाँ से क्या था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति का बीज डल चुका था, औद्योगिक क्रांति के परिणाम आने लगे थे, ठीक है। तो अब एक तो ब्रिटेन को कच्चा माल के लिए एक बड़े क्षेत्र की जरूरत थी, एक बात। दूसरी बात यह था कि कंपनी के जो इससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में आई थी, तब इसको चार्टर मिला था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था। अब भारत में कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति है वो व्यापार नहीं कर सकता था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। लेकिन अब जो व्यक्ति है यहाँ से व्यापार करके इतना सारा पैसा लेकर के बाहर जा रहे हैं और ब्रिटेन जा रहे हैं, और ब्रिटेन पे एक लग्जरी लाइफ इनके द्वारा जी जी जा रही है, तो उसको देख करके दूसरे लोग जलेंगे ही। तो उन लोगों के द्वारा मांग उठाई जाने लग गई थी। मांग उठाने का तो रिजल्ट था कि रेगुलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमें भी व्यापार का अधिकार दो। और कंपनियां और लोग थे और संस्थाएं थी और कोई बिजनेसमैन थे, वो भी कह रहे थे कि भारत में हमें भी व्यापार का अधिकार दो, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरुआत ये चीज़ हो जाती है। फिर क्या किया जाता है कि ब्रिटेन सरकार के द्वारा थोड़ा सा उनको भी कहा जाता है कि चलो 20 साल के लिए कंपनी को अपन और व्यापार का एक अधिकार देते हैं, व्यापार का। फिर बाद में वो कहते हैं नहीं 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 माना जाएगा। फिर बाद में 20 साल जैसे होते हैं, रिव्यू होता है, तो वो चीज़ वो कहानी के रूप में अपन पढ़ते चलेंगे और उसको पढ़ने में अपन को मज़ा भी आएगा। इसी बीच में एक छोटा सा एक्ट है 1786 का अधिनियम, जिसको वो अपन बोलते हैं 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम क्यों लाया गया, इस अधिनियम की दो विशेषताएं ये थी कि इस अधिनियम के लाने का मकसद था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, मतलब यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गवर्नर जनरल तो बन जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मुझे दो चीज़ें चाहिए। पहला पहला क्या था कि जो जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए परिषद बनाई अपन ने पढ़ा, परिषद में निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। यानी एक तरह से परिषद चाहे वो 4 सदस्य चाहें तो गवर्नर को नाम मात्र का मुखिया बना सकते हैं, उसके हाथों से सारी शक्ति छीन लेते हैं, क्योंकि सारे निर्णय बहुमत से होते। तो 3 सदस्य एक जगह जहाँ पे भी हो गए तो गवर्नर बैठा रहो, चाहे कुछ नहीं गवर्नर के पास भी। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई,
काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको अधिभावी करने का, यानी उनको सुपरसीड करने का मेरे को राइट होना चाहिए, और उनको न करने का, काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने यानी उनको सुपरसीड करने या उनके काउंसिल द्वारा जो लिए गए निर्णय उनको न करने का अधिकार मुझे मिलेगा तो मैं भारत का गवर्नर बनूंगा। पहला तो उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे सेनापति और मतलब जो कमांडर इन चीफ है ना उसका पद मुझे दिया जाए, यानी जो गवर्नर जनरल हो वही कमांडर इन चीफ हो, सर्वोच्च सेनापति हो। तो दोनों चीज, तो सेना पे नियंत्रण हो गया ना एक तरह से। तो ये दो बात उन्होंने कही। क्या क्या कहा? पहला तो ये कहा कि काउंसिल के जो निर्णय है इसमें ये कहा गया कि काउंसिल के निर्णय है यानी परिषद के निर्णय को अधिभावी, अधिभावी यानी सुपरसीड बोलते हैं इसको, अधिभावी अथवा न करने का अधिकार हो, इसको गवर्नर जनरल को। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल को पहला तो ये राइट मिले। दूसरा, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ हो, कमांडर इन चीफ सर्वोच्च सेनापति भी हो। ये दो चीज़ आप मेरे को दे दोगे तो मैं भारत का गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। सरकार ने कहा ठीक है भाई, क्योंकि कॉर्नवालिस काफ़ी योग्य थे। सरकार को लगा कि इनके द्वारा बहुत परिवर्तन और बहुत सारी और क्षेत्र हैं वो अपने मिलाए जा सकते हैं। तो उनको कहा कि ठीक है भाई, आपको ये राइट दिया गया, आज से आप जो है वो ये दोनों राइट ले लो। तो इस तरह से 1786 के अधिनियम में दोनों चीज़ें जोड़ी गई और इन चीज़ों को फिर बाद में गवर्नरों तक भी, गवर्नर जनरल से गवर्नर तक भी इनको सीमित कर दिया गया, मतलब वहाँ तक भी इसको विस्तारित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, गवर्नर से बढ़ा करके गवर्नर जनरल से बढ़ा करके गवर्नर तक भी बढ़ा दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।